अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात है 19 अप्रैल 1918 की। बम्बई के लिटिल गिब्स रोड पर वाक़या साउथ कोर्ट मैंशन में शादी की एक तकरीब चल रही थी, जो कि बज़ाहिर सादा थी, लेकिन हकीकत में ये मैरिज ऑफ द सेंचुरी के नाम से मशहूर होने वाली थी। दुल्हा और दुल्हन दोनों निकाह के अरबी में अदा किए जाने वाले जुमलों की तिलावत से कासिर थे, इसलिए दीगर अफराद ने इनकी जगह ये जुमले अदा किए। निकाह का सबसे यादगार लम्हा वो था जब दुल्हा ने दुल्हन को अंगूठी पहनानी थी। तब दुल्हा को याद आया कि अंगूठी खरीदना तो याद ही नहीं रहा। तकरीब के मेहमान खसूसी दुल्हा के करीबी दोस्त थे। वो इस मौका पर काम आए और अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी उतार कर दुल्हा को थमा दी। इस तरह शादी की ये सादा सी तकरीब मुकम्मल हुई। वो दुल्हा कोई और नहीं बल्कि कायद मोहम्मद अली जिन्नाह और दुल्हन रतन बाई पैटेट थी, जो कि बिलअमूम रत्ती और बिलखसूस मरियम जिन्नाह के नाम से जानी जाती हैं। मरियम जिन्नाह सीरीज़ में हम इसी मैरिज ऑफ द सेंचुरी से ट्रेजेडी ऑफ द सेंचुरी तक का सफ़र तय करने वाली मोहब्बत की कहानी और शादी की हकीकत मालूम करने की कोशिश करेंगे, जिसने इंडियन मुसन्नफ़ शीला रेड्डी के मुताबिक कॉलोनियल हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया, जिसका असर कायदे आज़म पर सारी ज़िंदगी साथ रहा। आखिर ये रत्ती कौन है? जिन्नाह और रत्ती की अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो गई? इनके प्यार का फूल कहाँ खिला और प्यार में पहल किसने की? मैं हूँ उस्मान और मरियम जिन्नाह सीरीज के पहले हिस्से में हम आपको यही कुछ दिखाएंगे और बताएंगे। प्यारे दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर लाजमी करें, क्योंकि हमने हकीकत के आईने को मद्देनजर रखते हुए माजी की ऐसी दिलचस्प और लाजवाब कहानियों का सिलसिला शुरू किया है, जो कि शायद तारीख की गर्द में कहीं खो चुकी हैं। अगरचे रत्ती पैटेट पाकिस्तान के बानी कायद की शरीके हयात थी, लेकिन ये तारीख का सितम था या कुछ और। इसकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम लिखा गया है, इसलिए हमने आपकी आसानी के लिए बहुत सी किताबों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है ताकि हकीकत आप तक पहुंचा सकें। जब 20 अप्रैल 1900 में कायदे आज़म ने बम्बई प्रेसिडेंसी में 1500 रुपये में मजिस्ट्रेट की नौकरी शुरू की, तो रतन बाई पैटेट जिन्नाह की होने वाली महबूबा सिर्फ 2 माह की दूध पीती नौमौलूद बच्ची थी। 20 फरवरी 1900 को पैदा होने वाली रत्ती सर डिनिशा पैटेट और लेडी दीना बाई पैटेट की वाहिद वारिस थी, जो बम्बई के अमीर तरीन पारसी ख़ानदानों में से एक था। इनका घर शहर के नामवर अफराद के लिए एक मरकज़ था, जहां सियासत, अदब, शायरी, कारोबार और कानून के शोबे से वाबस्ता अहम शख्सियात अक्सर आती रहती थीं। रत्ती इन बासर लोगों के दरमियान पली बढ़ी और फिक्री जवाज के आला तबके के माहौल से घिरी रही। जब रत्ती पैटेट ने जवानी में कदम रखा तो इसे बम्बई का फूल कहा जाने लगा। वो एक पुरजोश और दिलकश शख्सियत की मालिक थी। इल्म की प्यास और अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बालग नज़रियात के साथ वो एक सच्ची किताब दोस्त थी। इसकी ज़िंदगी में 3 शौक़ थे: लिटरेचर, फैशन एंड पेट्स। इसका अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि मरने से पहले इसने अपने दोस्त कांजी द्वारका दास को ये कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी बिल्ली का ख्याल रखना। इसके लाड प्यार करने वाले वालिदैन ने इसकी खार ख्वाहिश पूरी करने में कोई कसर ना छोड़ी थी, जिसने इसके कुदरती हुस्न को मज़ीद निखार डाला था। कम उम्री से ही रत्ती में खूबसूरती, जहानत और मुस्तकिल मजाजी का एक मुनफरिद इम्तिजाज था, जो एक मजबूत इरादे वाली आज़ादी से मुज़य्यन था, जो बाद में पूरी ज़िंदगी उसके काम आता रहा। चूँकि जिन्नाह बम्बई के नामवर वकीलों में अपना लोहा मनवा चुके थे, तो उन्होंने 1905 में साउथ कोर्ट मैंशन किराए पर ले लिया, जिसको 1912 में मोहम्मद अली जिन्नाह ने खरीद लिया, जो कि पैटेट हाल से सिर्फ 1 मील की दूरी पर था। मालाबार पहाड़ी के सेंटर में मौजूद ये इलाका बम्बई की अशराफिया का मरकज़ हुआ करता था। इसके साथ ही जिन्नाह के मरासम पारसी ख़ानदान के साथ बनते चले गए और रात को अक्सर सर डिनिशा पैटेट के यहाँ आते जाते रहते। यहीं पर रत्ती की मुलाकात जिन्नाह से हो गई।
जिनाह को जानने का पहला मौका रत्ती को बहरी जहाज के एक सफ़र में मिला, जिसमें जिनाह, मोतीलाल नेहरू और दीवान चमन लाल भी साथ थे। रत्ती अपनी फैमिली के साथ इंग्लिस्तान जा रही थी। वो इस सफ़र में घंटों जिनाह से गुफ्तगू करती रही। 1916 में सर डेनिशा पैटेट ने वर्ल्ड वार 1 की वजह से इंग्लिस्तान की बजाय दार्जिलिंग, जो कि मौजूदा इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल में हिमालय की बुलंदोबाला चोटियों में घिरे हुए चाय के बागात की वजह से जाना जाता था, वहाँ छुट्टियाँ मनाने का फ़ैसला किया और साथ ही जिनाह को दावत भी दे डाली। बस यही वो लम्हा था जो बाद में पैटेट ख़ानदान के लिए वबाले जान बन गया। रत्ती एक खुश मिजाज और नौजवान लड़की थी जो कि दार्जिलिंग के बागात में कायद के साथ घुड़सवारी करने निकल जाती, और राइटर्स के मुताबिक यही वो जगह थी जहां रत्ती और जिनाह ने अपने मुश्तरका शौक दरियाफ्त कर लिए थे, जैसा कि हॉर्स राइडिंग, नेशनलिज्म और लव फॉर बुक्स। शायद इन दोनों के दरमियान यही शौक इनके दिलो दिमाग में एक वायलिन के तार की तरह जुड़ना शुरू हो गए थे। इंडियन राइटर शीला रेड्डी के मुताबिक जिनाह और रतन बाई पैटेट का प्यार पूना में परवान चढ़ा। वो अपनी बुक मिस्टर एंड मिसेस जिनाह में लिखती हैं कि दर हकीकत उनके रोमांस का फूल 1914 में क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान पूना में तब खिल उठा जब मोहम्मद अली जिनाह अपने पारसी कौम परस्त दोस्त और वकील सरफरोज शाह मेहता के घर पर सर्दियां गुजार रहे थे। इन दिनों पैटेट खानदान भी क्रिसमस की छुट्टियां मनाने पूना के मॉनसून रिजॉर्ट पर आया हुआ था। यहाँ जिनाह के पास रत्ती के साथ गुजारने के लिए बहुत वक्त था। इस मामले में मुसन्निफीन ये पूरे यकीन के साथ कहने से कासिर हैं कि प्यार का इजहार पहले किसने किया, लेकिन कायद की स्वानहे हयात लिखने वाले मुसन्निफीन और इनके करीबी साथी ये पूरे यकीन से कहते हैं कि जिनाह को सख्त दिल इंसान समझा जाता था, जो कि रोमानवी जज्बात को कंट्रोल करना जानते थे। गालबन यही समझा जाता है कि पहल रत्ती ने की। इस इम्कान की वजह यह है कि दार्जिलिंग में क़याम के दौरान रत्ती ने कायद से एक सवाल पूछ लिया, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्या पूरे हिंदुस्तान में आपको एक भी ऐसी लड़की नहीं मिली जो आपके मेयार की हो? जिस पर कायद ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, हाँ, हिंदुस्तान में तो कोई लड़की नहीं मिली, कम से कम मुसलमानों में तो कोई भी नहीं। इससे हम ये कह सकते हैं कि पहल रत्ती ने की। रत्ती और मोहम्मद अली जिनाह की मोहब्बत की ये दास्तान कैसे आगे बढ़ी और इनके प्यार के साथ क्या हुआ और शादी किन हालात में हुई? मरियम जिनाह सीरीज के अगले हिस्से में हम आपको यही कुछ दिखाएंगे और बताएंगे। 20 फरवरी 1917 के दिन बम्बई के ताजमहल होटल में रत्ती की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम था, जिसमें कई मशहूर शख्सियात मदऊ थीं। रत्ती ने जिनाह को भी चुपके से मदऊ किया हुआ था, लेकिन सर डेनिशा पैटेट को इसकी कानो कान खबर न थी। जब जिनाह पहुंचे तो रत्ती ने हुज जाकर जिनाह का इस्तकबाल किया और हाथ पकड़कर स्टेज पर पहुंच गई और ऐलान किया, मैं और जे यानी कि जिनाह शादी करने वाले हैं। रत्ती जिनाह को प्यार से जे बोला करती थी। ये प्रपोजल सुनकर महफिल में मौजूद हर आदमी हक्का बक्का रह गया। खास तौर पर सर डेनिशा पैटेट के लिए ये खबर बिजली से कम न थी। वो आपे से बाहर हो गए और तिलमिला उठे। उनके भाई ने उनका गुस्सा ठंडा करना चाहा, लेकिन सर डेनिशा पैटेट ने गुजराती ज़बान में बेख्तियार ये अल्फाज बोले, क्या मैं अपनी बेटी इस मुसलमान को दे दूं? आहर लिबरल ख्यालात के मालिक सर डेनिशा पैटेट ने जिनाह और रत्ती की शादी पर उनके खिलाफ अगवा का मुकदमा क्यों कर दिया और जिनाह ने अपने पहले और आखिरी प्यार का केस कैसे जीता? मैं हूं उस्मान और मरियम जिनाह सीरीज़ के दूसरे हिस्से में हम आपको यही कुछ दिखाएंगे और बताएंगे। रत्ती और जिनाह की मोहब्बत एक लाजवाब दास्तान बनने के लिए तैयार थी। ये प्यार अपने इब्तदाई मराहिल में था और इस प्यार को बहुत सी रुकावटों से गुजरना था। पहली रुकावट जिनाह का इंतज़ार कर रही थी। चूँकि रत्ती उम्र में जिनाह से 24 साल छोटी थी और पारसी मज़हब से थी, इसलिए जिनाह ने सर डेनिशा पैटेट से सवाल किया, आपका बैनुल मज़ाहिब शादियों के बारे में क्या ख्याल है? सर डेनिशा पैटेट ने इस सवाल की नज़ाकत को समझे बगैर जवाब दिया कि ऐसी शादियाँ यकीनन अक़वाम के दरमियान हमआहंगी का बाइस बनती हैं और मुमकिन है कि ये शादियाँ बैनुल मज़ाहिब मखासमत दूर करने का वाहिद तरीका साबित हों। तो जिनाह ने शायद इस मामले की संगीनी को बालाए ताक रखते हुए फ़ौरन कह दिया,
तो फिर मैं आपकी बेटी रत्ती से शादी करना चाहता हूँ। जिस बात सर डिनिशा पैटेट हैरान रह गए और गुस्से से लाल पीले हो गए और बड़ी हकारत अमेज ज़बान में जिनाह को निकल जाने का हुक्म दिया। अब रत्ती की बारी थी। इसने बड़े बेबाक अंदाज में जिनाह को अपनी 70वीं सालगिरह पर प्रपोज कर दिया था, जिसका फौरी असर ये हुआ था कि सर डिनिशा पैटेट ने जिनाह पर केस कर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि जिनाह की नज़र इनकी दौलत पर है। वो उनकी कम उम्र नादान बेटी को बहका रहे हैं। जिनाह को मेरी बेटी से दूर रखा जाए, ये अल्फाज सर डिनिशा पैटेट ने अदालत में दोहराए। जिनाह ने वहाँ बड़ा ज़बरदस्त कानूनी नुक्ता उठाया कि अगर मामला बहकाने का है तो जब तक रत्ती 18 साल की नहीं हो जाती वो ना ही उससे राब्ता करेंगे और ना ही शादी। जिनाह के इसी पॉइंट को अदालत ने आर्डर में बदल दिया और इस तरह जिनाह ने अपना पहला मास्टर स्ट्रोक खेल डाला। अब सिर्फ जिनाह को 1 साल इंतज़ार करना था। सर डिनिशा पैटेट अदालत के फैसले के बाद काफ़ी मुतमईन थे कि 1 साल की जुदाई में रत्ती अपना नादानी वाला प्यार भूल जाएगी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जुदाई के दौरान रत्ती का प्यार कम होने की बजाय और मजबूत हुआ। 18 अप्रैल 1918 को जब कॉलोनियल हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स था और साथ ही पारसी कम्युनिटी का मजहबी त्यौहार भी चल रहा था, रत्ती घर से निकली और जामिया मस्जिद बम्बई पहुंच गई, जहां सुन्नी मसलक के आलिम दीन मौलाना नज़ीर अहमद ने इसे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया और नया नाम मरियम रखा। वो चुपके से अपने घर वापस आ गई, किसी को कुछ मालूम ना पड़ा। फिर अगले दिन एक हाथ में छतरी और साथ अपना कुत्ता लिया और घर से निकल पड़ी। जिस दिन मरियम ने इस्लाम कबूल किया वो जुमेरात का मुबारक दिन था। भारतीय मुसन्नफ शीला रेड्डी के मुताबिक इस दिन का इंतखाब इसलिए नहीं किया कि इस दिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मुबारक था, बल्कि इसलिए था कि इस दिन पारसी त्यौहार के मुताबिक रस्म आबद थी। कायद और मरियम का निकाह 19 अप्रैल 1918 को कायद के अपने ज़ाती घर साउथ कोर्ट मैंशन में, जो के बाद में जिनाह हाउस कहलाया, शिया आलिम दीन अल्लामा हसन नजफी ने पढ़ाया और हक महर मुबल्लग 1001 रुपये था और बतौर तोहफा 1,25,000 रुपये दिए, जो कि जिनाह हाउस की सूरत में दिए। शादी का दिन भी कानूनी नुक्ता नज़र को देखकर चुना गया था, जहां जुमे को हिंदू त्यौहार के मुताबिक छुट्टी थी और हफ्ता इतवार सरकारी छुट्टी, ताकि सर डिनिशा निकाह रखवाने के लिए कोई कानूनी चाराजोई ना कर सकें। जब निकाह की खबर आम हुई तो हस्बे तवक्को सर डिनिशा पैटेट ने अगवा का केस कर दिया। इस बार मरियम मैदान में आई और कहा, माय लॉर्ड, जिनाह ने मुझे अगवा नहीं किया, बल्कि मैंने जिनाह को अगवा किया है। दिस टाइम द केस वाज बीइंग डिसमिस्ड बाय मरियम जिनाह। इस वाक़या के बाद पारसी कम्युनिटी ने कोहराम मचा दिया। इन्होंने निकाह के दिन को ब्लैक फ्राइडे कह दिया। पारसी कम्युनिटी ने कम्युनिटी के अंदर जिनाह और मरियम से ताल्लुक़ रखने वाले के साथ सोशल बाइकाट का ऐलान कर दिया, फिर चाहे वो पैटेट ख़ानदान ही क्यों ना हो। पारसी तो अपनी जगह, कायद के सियासी मुखालिफिन ने भी तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया। खाकसार तहरीक के बानी अल्लामा अनायतुल्लाह मशरकी, जो कि खुद 6 बीवियों के मालिक थे, इन्होंने भी जिनाह और मरियम के इस निकाह पर खूब हाथ साफ किए और जिनाह को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। रत्ती से मरियम जिनाह तक का सफ़र तय करने वाली मरियम ने हमारे कायद मोहम्मद अली जिनाह की ज़िंदगी को कैसे बदल डाला और मरियम ने ऐसी बहादुरी की लाजवाब मिसालें कैसे कायम की जो आज भी हमारे मौजूदा हालात से ताकत रखती हैं। मरियम जिनाह सीरीज़ के अगले हिस्से में हम आपको यही कुछ दिखाएंगे और बताएंगे। एक तकरीब के मौका पर लॉर्ड रेडिंग की मरियम जिनाह से मुलाकात हुई तो उन्होंने मरियम जिनाह से दरियाफ्त किया कि आप ये पसंद नहीं करेंगी कि मिस्टर जिनाह सर का खिताब कबूल कर लें और लोग आपको ताज़ीमन लेडी जिनाह कहकर मुखातब करें। मरियम जिनाह ने बेसाख्ता जवाब दिया, अगर मिस्टर जिनाह ने सर का खिताब कबूल कर लिया तो मैं इनसे अलग हो जाऊँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक आज़ाद शहरी के लिए सर का खिताब कबूल करना दुरुस्त नहीं और मैंने एक आज़ाद शहरी से शादी की है, किसी गुलाम से नहीं। मैं हूँ उस्मान और मरियम जिनाह सीरीज़ के तीसरे हिस्से में हम कायद और मरियम जिनाह की शादी के बाद का हनीमून और मरियम जिनाह की लाजवाब बहादुरी और साम्राज्य के खिलाफ जिदोजहद के चंद वाक़यात दिखाएंगे और बताएंगे। हनीमून पीरियड और कायद की नेचर में तब्दीली। मरियम और जिनाह ने शादी के बाद नैनीताल के सरसब्ज पहाड़ियों में हनीमून मनाने का प्लान बना लिया।
دونوں نے تقریباً 1 ماہ سیاسی ہنگامہ رائی سے بہت دور صرف فطرت اور اپنے خوابوں کی دنیا میں ٹائم گزارا۔ یہ ٹائم ان کی زندگی کا شاید یادگار ٹائم تھا، کیونکہ آنے والے وقت کا ستم ان دونوں کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ ایک اچھا ٹائم گزاریں۔ کیونکہ مریم اپنی فیملی سے علیحدہ ہو چکی تھی تو وہ اپنی سابقہ پرتعیش زندگی کبھی نہیں بھولی۔ تو اس نے ساؤتھ کورٹ مینشن میں اپنا ایک فیشن کلازٹ، بکس لائبریری اور پیٹس رکھے ہوئے تھے۔ اس کے فیشن کلازٹ میں اس وقت کے مہنگے ترین ڈریسز موجود ہوتے تھے، جو کہ انگریز بھی دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ شادی کے بعد جناح کے انداز و اطوار بدل چکے تھے۔ جو محمد الجناح بہت سوچ سمجھ کر پیسہ استعمال کرتے تھے، انہوں نے فراہ دلی سے خرچ کرنے والی مریم جناح کو کبھی کسی قسم کی روک ٹوک نہ کی۔ ایک بار سیر کے لیے کشمیر جانے کا پلان بنا تو مریم جناح نے صرف کشتی بنانے کے لیے 50,000 روپے خرچ کر ڈالے، حتیٰ کہ اس وقت 50,000 روپے میں ایک اچھا خاصا گھر خریدا جا سکتا تھا۔ جناح نے مریم کو کچھ بھی نہ کہا۔ مریم جناح کی بہادری اور سامراج کے خلاف جدوجہد۔ قائد اعظم اور خواتین ایک معروف کتاب ہے جس کی مصنفہ منور سمینا سید لکھتی ہیں کہ مریم جناح کی دلیری کے سلسلے میں 10 دسمبر 1918 کا واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس روز بمبئی کے اشرافیہ، جس میں پیٹٹ خاندان سر فہرست تھا، انہوں نے ٹاؤن ہال میں لارڈ ولنگٹن کی اپنے عہدے سے سبکدوشی پر اس کے اعزاز میں ایک یادگار بنانے کی قرارداد پیش کرنا تھی۔ اس مقصد کے لیے ایک عظیم الشان جلسے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ قائد اعظم اور ان کے ساتھی وقت سے پہلے ہال میں پہنچ چکے تھے اور انہوں نے تمام اہم مقامات اور نشستوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور جب تک زبردست افراتفری کے بعد جلسہ منتشر نہ ہو گیا وہ وہاں موجود رہے۔ اس تمام ہنگامے کے دوران مریم جناح نہایت بہادری اور ہمت کے ساتھ ٹاؤن ہال کی سیڑھیوں پر کھڑی رہیں، جہاں ہزاروں دیگر لوگ بھی جمع تھے۔ اس ہنگامے میں پولیس نے بھی حصہ لیا۔ قائد اعظم اور مریم جناح دونوں کو افراتفری کے دوران چوٹیں بھی آئیں، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ جلسہ درہم برہم ہو گیا اور لارڈ ولنگٹن کو اعزاز پیش کرنے کی کارروائی عمل میں نہ آ سکی، اور کامیابی قائد اعظم کے حصے میں آئی۔ بعد میں بمبئی کے شہریوں نے اس فتح کے جشن میں 1 روپیہ فنڈ کا آغاز کیا۔ اس طرح جمع ہونے والی رقم سے کانگریس ہاؤس کے احاطہ میں ایک یادگار ہال تعمیر کیا گیا اور اس کا نام قائد اور مریم جناح کی اس کامیابی کی یاد میں عوامی جناح میموریل ہال رکھا گیا۔ مریم جناح کی جرأت و بہادری کا واقعہ شیلا ریڈی نے اپنی ایک کتاب میں بیان کیا ہے۔ یہ 1921 کی بات ہے کہ وائسرائے ہند لارڈ جیمز فیلڈ رخصت ہو کر جا رہے تھے تو ان کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں محمد الجناح اور ان کی اہلیہ مریم جناح کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ مریم جناح شملہ میں ہونے والی اس تقریب میں رسمی لباس کی بجائے روایتی سلیو لیس شارٹ چولی اور اس پر ٹرانسپیرنٹ ساڑی پہن کر چلی گئیں۔ جب نام پکارا گیا تو مریم جناح چلتی ہوئی گئی اور پروٹوکول کے مطابق وائسرائے کے سامنے جھکنے کی بجائے ہندوستانی روایات کے مطابق مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ لارڈ جیمز فیلڈ اس بے عزتی کو بھولے نہیں اور کھانے کے بعد اپنے اے ڈی سی کے ذریعے مریم جناح کو بلا کر کہا، مسز جناح، آپ کے شوہر کے سامنے ایک روشن سیاسی مستقبل ہے، اسے تباہ نہ کریں۔ When in Rome, do as Romans do، جو کہ ایک مشہور رومن کہاوت تھی، جس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جب آپ روم میں ہوں تو آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو کہ رومنس کرتے ہیں، یعنی کہ روایات کی پاسداری۔ مریم جناح نے کہا، یور ایکسیلنسی، میں نے بھی تو یہی کیا ہے، بھارت میں بھارتی روایات کے مطابق آپ کو سلام کیا ہے۔ چند برس پہلے میرج آف دا سینچری کے نام سے مشہور ہونے والی اس شادی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ جناح اور مریم میں آخر اختلافات کیوں بڑھنے لگے؟ مریم جناح سیریز کے چوتھے حصے میں ہم آپ کو یہی سب کچھ دکھائیں گے اور بتائیں گے۔ ہر شادی ہنی مون کے رومانٹک دور کے بعد زندگی کی تلخ حقیقتوں کے دھند میں کہیں گم ہو جاتی ہے، اور یہی تلخ حقائق ہی شادی شدہ جوڑوں کے لیے ایک حقیقت بن جاتے ہیں۔ وہ جانے انجانے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ماضی میں زندگی گلزار تھی تو کیوں نہ وہ کوشش کریں کہ موجودہ تلخ حقائق کو بھی گلزار بنا دیں۔ شاید یہی سب کچھ جناح اور مریم کی شادی کے ساتھ ہو رہا تھا یا پھر ہونے والا تھا۔ جناح اور مریم کے اختلافات کا آغاز کیسے ہوا، اور ان اختلافات میں مریم جناح، فاطمہ جناح
اور محمد الجناح کا رویہ آپس میں کیسا تھا۔ میں ہوں عثمان اور مریم جناح سیریز کے چوتھے حصے میں ہم آپ کو یہی کچھ دکھائیں گے اور بتائیں گے۔ اختلافات کا آغاز اور جناح کی دانشمندی۔ شادی کا ابتدائی دور تو اچھا گزرا، لیکن جناح ہاؤس بمبئی میں قائد اعظم کے ساتھ فاطمہ جناح بھی رہے تو مریم جناح کے فاطمہ جناح کے ساتھ اختلافات شروع ہو گئے، جو کہ ایک نیچرل بات ہے۔ نند بھابی میں کشمکش چلتی رہتی ہے، لیکن یہ اختلافات اس وقت زور پکڑنے لگے جب ایک تقریب میں موسیقی کے بینڈ کو بلانے پر بحث شروع ہوئی۔ فاطمہ جناح کا خیال تھا کہ موسیقی کے بینڈ بلانے پر میرے بھائی کی جیب پر خواہ بوجھ پڑے گا، اور شیلا ریڈی کے مطابق ایک بار فاطمہ جناح سے بحث کے دوران مریم جناح نے گھر چھوڑ کر انگلستان جانے کی دھمکی دی تو جناح کو معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا۔ اس طرح فاطمہ جناح کو کولکتہ کے میڈیکل کالج میں داخلہ کروا دیا، اور پھر جناح نے 1923 میں فاطمہ جناح کو ڈینٹل کلینک سیٹ اپ کرنے میں بھی مدد کی۔ اس طرح یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ مریم کی تنہائیاں۔ جناح اپنے مصروف ترین سیاسی زندگی کے باعث پورے ہندوستان کے طوفانی دورے کیا کرتے تھے، لیکن مریم جناح شروع سے ہی آپ جانتے ہیں کہ پارٹیز میں جانے کی دل دادا تھی۔ جب جناح اپنے سیاسی فرائض سر انجام دینے میں مصروف رہنے لگے تو مریم، جو کہ پہلے ہی اپنی فیملی سے کٹ ہو چکی تھی، تنہائی اور ڈپریشن محسوس کرنے لگی۔ اختلافات اپنے عروج پر پہنچنے لگے۔ ستمبر 1927 کو دہلی میں ہونے والی ہندو مسلم کانفرنس میں جناح کو چیئرمین منتخب ہونا تھا۔ مریم اور جناح دونوں ایک ساتھ شرکت کے لیے گئے۔ کانفرنس فیل ہو گئی تو جناح فوراً واپس بمبئی آنا چاہتے تھے۔ اسی دوران ایک پالتو بلی ہوٹل کے کمرے سے کہیں گم ہو گئی۔ مریم ہر صورت اس بلی کو ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ جناح مریم کو ہوٹل میں چھوڑ کر تنہا بمبئی لوٹ آئے۔ بعد ازاں جناح کی اکلوتی دوست سریجنی نائیڈو مریم کو بمبئی لے کر آئی۔ جناح سمجھے کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ تو اس انجام کا آغاز تھا جس سے جناح ابھی ناواقف تھے۔ جناح نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے لیے بمبئی سے کلکتہ جانا تھا۔ کلکتہ سے واپسی کے سفر پر مریم نے جناح سے کہا کہ اس تعلق کو اب ختم سمجھیے۔ 4 جنوری 1928 کے دن مریم ہوٹل تاج محل گئیں اور وہاں اپنا کمرہ بک کروا دیا۔ جناح نے بھی مریم کو روکنے کی کوشش نہ کی، اور یہ ناراضگی تقریباً 3 ماہ چلتی رہی۔ جناح اور مریم کا رویہ۔ اس ناراضگی کے دوران مسٹر ایم چھاگلا نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے کہ انصاف سے دیکھا جائے تو مجھے کہنا پڑے گا کہ کوئی شخص اپنی ناراض بیوی کے ساتھ جناح صاحب سے زیادہ فیاضانہ سلوک نہیں کر سکتا۔ جناح کا سلوک بہت ہی نفیس تھا۔ شریف الدین پیرزادہ کے مطابق ایک خط میں مریم جناح نے تحریر کیا: آپ آئیں اور جناح صاحب سے ملیں، دیکھیں کہ وہ کیسے ہیں، اور ان کی عادت ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ کام کر کے اپنے آپ کو تھکا لیتے ہیں، اور اب جب کہ میں ان کو پریشان کرنے اور ستانے کے لیے موجود نہیں ہوں تو ان کی حالت ہمیشہ سے زیادہ خراب ہو رہی۔ یہ الفاظ ایک محبت کرنے والی بیوی کے دل کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مریم جناح علالت کے باوجود بھی ہر روز دریافت کرتی کہ جناح قانون ساز اسمبلی میں کیسی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن ان سب جذبات اور احساسات کے باوجود جناح ہاؤس اور ہوٹل تاج محل میں صرف 2 میل کی دوری میں آخر ایسی کون سی دیوار تھی جو ان دونوں کے بیچ میں آ گئی؟ دونوں ایک دوسرے سے ناراضگی ختم کرنے کو تیار نہ تھے۔ مریم جناح سیریز کے اگلے حصے میں ہم آپ کو یہی سب کچھ دکھائیں گے اور بتائیں گے۔ ایک ایسی حاصل شدہ محبت کی راز آلود کہانی جس نے معاشرے کے 2 متضاد طبقوں کو اور 20ویں صدی کی 2 پرکشش اور بااثر شخصیات کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا۔ ایک کو موت نے اپنی آغوش میں لے لیا اور دوسرے کو زندہ رہنے کے لیے مجبور کر دیا۔ دوستو، قدرت کے راتوں سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ پیرس، محبت کا شہر، جو کہ اپنے رومانس کے لیے مشہور ہے، جناح اور مریم کو اپنی آغوش میں لے کر انہیں زندگی کے آخری 5 ماہ گزارنے کا ایک ناقابل فراموش تحفہ دے رہا۔ کیسے محبتوں اور معنوی احساسات سے مالا مال شہر پیرس نے ہمارے قائد اور مریم کو اپنی محبت کو دوبارہ زندہ کرنے کا ایک آخری موقع فراہم کیا، اور آخر ایسا کیا ہوا کہ محبتوں کے شہر پیرس کی یہ کوشش بھی عارضی ثابت ہوئی، اور ان دونوں میں سے ایک موت کی آغوش میں چلا گیا اور دوسرا زندہ رہنے پر مجبور۔ میں ہوں عثمان، اور مریم جناح سیریز کے 5ویں اور سیکنڈ لاسٹ پارٹ میں ہم آپ کو یہی کچھ دکھائیں گے اور بتائیں گے۔
पेरिस का जादू और मरियम की उदासी। ये बात है 3 अप्रैल 1928 की। मरियम ताजमहल होटल को छोड़कर अपने भाई के घर चली गई थी। वहां से 10 अप्रैल 1928 को अपनी वालदा दीना बाई पैटेट के साथ इंग्लिस्तान रवाना हो गई। मरियम जिनाह के इंग्लिस्तान रवाना होने पर कायदे आजम के दिल में मरियम के चीन जाने का खौफ पैदा हुआ, तो वो अपने दोस्त दीवान चमन लाल के साथ इंग्लिस्तान रवाना हो गए। लंदन जाके जिनाह ने लेडी पैटेट से राब्ता किया तो मालूम पड़ा कि मरियम पेरिस जा चुकी हैं। कायदे आजम के दोस्त दीवान चमन लाल ने इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन में शिरकत के लिए जिनेवा जाना था। वो पेरिस गए तो पता चला कि मरियम जिनाह बीमार हैं। जिनेवा से वापसी पर अस्पताल से हंगामी पैगाम भेजा गया, जिसमें पता चला कि मरियम जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो चुकी थी। उसे 106 दर्जा बुखार ने घेर लिया था। बीमारी के बावजूद मरियम जिनाह का अदबी ज़ौक़ अभी भी जिंदा था। कोमा में जाने से पहले मरियम जिनाह दीवान चमन लाल से मशहूर ज़माना द हार्लोटस हाउस नज़म सुन रही थी। जब चमन लाल नज़म के एंड वाले अशार पर पहुंचे तो मरियम जिनाह ने आंखें बंद कर ली और कोमा में चली गई। मरियम जिनाह अपनी मोहब्बत को खो देने पर खौफजदा थी। चमन लाल ने फौरी जिनाह को इन्फॉर्म किया। जिनाह लंदन से पेरिस पहुंचे और उन्होंने अस्पताल की हेड नर्स से कंफर्म किया। जिनाह अपनी महबूबा और शरीके हयात को अस्पताल में देखने गए। फिर जिनाह ने मरियम को शांज़ेलीज़े क्लिनिक में दाखिल करवाया और इलाज का बंदोबस्त किया। मरियम तो महज मर्ज़े इश्क में मुब्तला थी। महबूब की रफाकत मैसर आई तो मरियम की सेहत बेहतर होने लगी। शायद मरियम को शांज़ेलीज़े की सड़कों पर घोड़ों की वही चाप सुनाई दे रही थी जिसने दार्जिलिंग में इनके दिल में मोहब्बत की आग भड़काई थी। कुदरत की सितम ज़रीफ़ी के इसी आग में मरियम भी जल रही थी। शायद इसी चाप से मुतासर होकर मरियम कोमा से बेदार हो गई। जिनाह ने मई से अक्टूबर 1928 तक मरियम जिनाह का खूब ख्याल रखा और 5 माह मरियम के साथ गुजारे। मरियम की तबीयत संभल गई। मरियम की मौत और वजूहात। मरियम जिनाह अपनी मोहब्बत को खो देने पर खौफजदा थी और टेंशन और डिप्रेशन में थी। क्या मॉर्फिन की ज्यादा तादाद लेने से इसकी हालत बिगड़ गई या फिर इसने नींद की गोलियां खाकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश की? वेरानोल टैबलेट्स डिप्रेशन की वाहिद दवा थी जिसके मुज़र असरात 1950 के बाद पता चले। ये गोलियां नशावर होने के साथ साथ जिगर को भी नुकसान पहुंचाती थी। चमन लाल बताता है वो उन्हें पेरिस में खुश हालत में छोड़कर आया था क्योंकि उनकी सुलह हो चुकी थी और वो कनाडा जाने वाले थे। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने जिनाह को अकेला पाया। जिनाह ने इसे बेहिस्सी से बताया कि हमारा झगड़ा हुआ और वो बम्बई वापस चली गई हैं। बम्बई वापसी पर मरियम जो कि ताजमहल होटल में रह रही थी वो दोबारा बीमार हो गई। जिनाह चंद दिनों बाद वापस आए, हालांकि वो इकट्ठे नहीं रहते थे। जब वो बम्बई में थे तो वो हर शाम मरियम से मिलने जाते थे। 28 जनवरी 1929 को जिनाह असम्बली के बजट इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली रवाना हो गए। कांजी द्वारका दास मरियम और जिनाह के फैमिली फ्रेंड थे। मरियम के आखिरी अयाम में वो ही उनके साथ थे। 17 फरवरी को मरियम कांजी द्वारका दास के घर गई। मुंबई में फसादात के बायस वो मसरूफ थे, लेकिन वो सब काम छोड़कर मरियम को हौसला देते रहे। मरियम ने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी बिल्ली का ख्याल रखना। अगली सुबह मरियम ने फिर कांजी द्वारका दास को फ़ोन किया और मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। कांजी द्वारका दास ने रात को आने का कहा। मरियम ने कहा रात को जिंदा रहूंगी तो तब ना। कांजी द्वारका दास रात को आए तो देखा कि मरियम गहरी नींद में है। वो वापस चले गए। 20 फरवरी 1929 के दिन चमन लाल दिल्ली की वेस्टर्न कोर्ट में जिनाह से कमरा में बातें कर रहे थे कि अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। इसने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से कोई कह रहा था कि मिस्टर जिनाह से बात करवा दो। चमन लाल ने रिसीवर इन्हें दे दिया। फोन सुनने के बाद उन्होंने आहिस्ता से कहा ये ट्रंक कॉल बम्बई से थी। मैं आज रात रवाना हो रहा हूँ। थोड़े तवक्कुफ के बाद उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है कि इधर से कौन बोल रहा था? फिर खुद ही बोले वो मेरे ससुर थे। मेरी शादी के बाद ये पहला मौका है कि उन्होंने मुझसे बात की। चमन लाल ने मशवरा दिया कि वो रात की ट्रेन की बजाय अगली सुबह को फ्रंटियर मेल से जाएं, क्योंकि रात की ट्रेन इनको जल्दी नहीं पहुंचाएगी।
अलबत्ता बाद में इन पर यह इंकशाफ हुआ कि मरियम महज बीमार नहीं थी, असल में इसका इंतकाल हो चुका था। कांजी द्वारका दास ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ ए ग्रेट फ्रेंडशिप, जो कि उर्दू में मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम से शाया हुई, इसमें तो मौत की वजह बयान नहीं की। कांजी द्वारका दास ने मरने से पहले 1968 को पाकिस्तानी मुसन्नफ शहाबुद्दीन दोसानी को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि मरियम ने अपने सरहाने रखी हुई नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली थी। 20 फरवरी 1929 को बुध के दिन जब मरियम का इंतकाल हुआ तो उस दिन इसकी बर्थडे थी। जिन्नाह हैप्पी बर्थडे जैसे तकल्लुफात के रवादार न थे। मरियम की मौत कैसे हुई? कहा जाता है कि इसने दवाई की मिकदार ज्यादा खा ली, मगर हकीकत ये है कि मरियम ने बहुत सोच समझ कर अपनी सालगिरह के दिन मरने का फैसला किया। आखिर क्यों? क्योंकि वो इस अजियत से नहीं गुजरना चाहती थी कि इसका महबूब इसे एक बार फिर नज़रअंदाज कर दे। ये न थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, अगर और जीते रहते तो यही इंतज़ार होता। मरियम की तदफीन 22 फरवरी को बम्बई के मुस्लिम कब्रिस्तान में अमल में आई। इसे मुस्लिम रसूमात के मुताबिक दफन किया गया। ये एक दर्दनाक मंजर था। जिन्नाह मुसलसल 5 घंटे तक चुपचाप गम की तस्वीर बने बैठे रहे। जब मैयत को लहद में रख दिया गया तो उन्होंने उठकर सबसे पहले कब्र पर मिट्टी डाली। सिसकियां लेते लेते अचानक इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो कई मिनट तक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोते रहे। MC छागला भी वहाँ पर मौजूद था। इसकी रवायत है कि वाकई इनकी आंखों में आंसू थे। ये वाहिद मौका था जब मैंने जिन्नाह को इस किस्म की इंसानी कमजोरी का मुजाहरा करते देखा। आखिर मरियम ने अपने आखिरी खत में मोहम्मद अली जिन्नाह को क्या लिखा और मोहम्मद अली जिन्नाह पर इसका क्या असर हुआ? मरियम जिन्नाह सीरीज के आखिरी हिस्से में हम आपको इसी खत के बारे में बताएंगे। आखिर क्यों मरियम ने पेरिस मोहब्बत की जन्नत में होते हुए भी अपने आखिरी खत में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ये लिखा, मेरे महबूब, मुझे उस फूल की तरह याद रखना जिसको तुमने तोड़ा था, ना कि उस फूल की तरह जिसको तुमने मसला था। जबकि जिन्नाह के दोस्त चमन लाल का दावा है जिन्नाह और मरियम की पेरिस में सुलह हो गई थी और वो उन्हें होश छोड़कर कनाडा के लिए रवाना हुए थे। मरियम का जिन्नाह को लिखा गया आखिरी खत, जिसमें वो अपनी 11 साला रफाकत का इहाता करते हुए अपने दिल में छुपी मोहब्बत और मायूसी के जज्बात को बेनकाब करती है। आखिर वो कैसे हालात थे जिन हालात की वजह से मरियम को अपने महबूब को एक आखिरी ख्वाहिश जाहिर करना पड़ी। मैं हूँ उस्मान और मरियम जिन्नाह सीरीज के आखिरी हिस्से में हम आपको यही कुछ दिखाएंगे और बताएंगे। मरियम ने ये खत असल में 5 अक्टूबर 1928 को पेरिस में लिखा था, लेकिन इसे दोबारा मार्सिलीज में लिखा और वहां से पोस्ट किया। खत खूबसूरती से लिखा गया है और आपको जिन्नाह की शादी और जाती जिंदगी का कुछ अंदाजा लगाता है। डार्लिंग, तुमने मेरे लिए जो भी किया इस सब का शुक्रिया। मेरे साथ रहते हुए तुम्हें कभी अपनी नहायत बारीक हिस्से मुशाहिदा की वजह से मुझ में चिड़चिड़ेपन या बेरहमी की झलक दिखाई दी तो यकीन जानो कि मेरे नेहाहाना दिल में लामुतनाही प्यार और बेमिसाल दर्द के सिवा कुछ न था। दिल की जगह समाया दर्द मेरी जान। मेरे अजीज, जब कोई जिंदगी की हकीकत यानी मौत से इस कदर करीब होता है जिस कदर मैं हूँ, तो वो सिर्फ खूबसूरत और मोहब्बत भरे लम्हात को याद करता है और बाकी सब गैर हकीकत पसंदी के धुंधलके में छुप जाता है। डार्लिंग, आई लव यू, आई लव यू। अगर मैं तुमसे कदरे कम प्यार करती होती तो तुम्हारे साथ होती। मेरे महबूब, मुझे याद रखने की कोशिश करना। उस फूल की मानद याद रखना जिसे तुमने तोड़ा था, ना कि उस फूल की मानद जिसे तुमने मसल डाला। स्वीट हार्ट, मैंने बहुत तकलीफ उठाई है क्योंकि मैंने तुम्हें टूट कर चाहा है। मेरी अजियत मेरे प्यार से हरगिज कम ना थी। मेरी आपसे सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि हमारा ये अलमिया जिसका आगाज प्यार से हुआ, इसका एहतमाम भी प्यार पर हो। मेरी जान, शब बखैर और खुदा हाफिज। रत्ती। मैंने आपको पेरिस में ये खत पोस्ट करने के इरादे से लिखा था, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपको अपने दिल की गहराई से दोबारा लिखना पसंद करूंगी। ऐसा लगता था कि मरियम का ख्वाब भी खत्म हो रहा था। वो समाजी मेल जोल की शौकीन थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्नाह को इससे कोई दिलचस्पी ना थी।
जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इन दोनों के दरमियान उम्र और मजाज के फर्क वाजे होते चले गए। मरियम ज्यादा से ज्यादा बेचैन होती गई और वो नींद ना आने की बीमारी और तशवीश का शिकार हो गई। जिनाह और मरियम की कहानी एक क्लासिकल मिसाल है जो कि हमें ये बताती है कि मोहब्बत अक्सर दो लोगों को जोड़े रखने के लिए काफी नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि इन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से प्यार करना कभी खत्म नहीं किया। लेकिन चाहे वो कितने ही अमीर, ज़हीन या कामयाब क्यों ना हो, इंसान इस बड़े मंसूबे में सिर्फ छोटे से किरदार हैं। वो शायद बहुत ताकतवर नजर आते हों, लेकिन इनकी किस्मत कभी इनके अपने हाथों में नहीं होती। यहाँ कोई भी इस कश्मकश को मरियम से बेहतर बयान नहीं कर सकता, जिन्होंने अपने आखिरी हाथ में जिनाह को लिखा था। क्या ये मरियम की खूबसूरती, जवानी, जहानत और कशिश का वो नशा आवर इम्तजाज था जिसकी वजह से मोहम्मद अली जिनाह इसके सामने झुक गए थे, या फिर ये 40 साल की उम्र में पहुंचकर इन्होंने, जैसा कि लोग कहते हैं, घर बसाने का फैसला किया? शायद ये सब कुछ था। शायद इनकी जज्बाती नशोनुमा उस वक्त रुक गई थी जब वो 16 से 20 साल की उम्र में थे। मुसन्नफ स्टैनले वुलपर्ट के मुताबिक जिनाह जब लंदन में वकालत की डिग्री ले चुके थे तो उनको अदाकारी का शौक हुआ, तो उन्हें एक कंपनी की तरफ से अदाकारी का कॉन्ट्रैक्ट भी मौसूल हो गया। जिनाह ने इसे कबूल कर लिया, लेकिन वालिद की सख्त मुखालफत और माँ और पहली बीवी की मौत की खबर ने शायद जिनाह को इतना जज्बाती दुख पहुँचाया कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार अपना फैसला बदल लिया और अदाकारी से दस्तबरदार हो गए। शायद इन्हीं जज्बाती गमों का असर कायद की बाकी सारी जिंदगी बशमूल शादीशुदा जिंदगी पर भी हुआ। हालांकि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि क्यों, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि जिनाह मरियम की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए और बड़ी शिद्दत के साथ हुए। कांजी द्वारका दास लिखते हैं कि वो 2 घंटे तक बोलते रहे और मैं सुनता रहा। किसी चीज़ ने इन्हें अंदर से काट खाया था। इनकी शरीके हयात का सानहा इंतकाल महज एक पुरमलाल सानहा नहीं था जिसका सोग मनाया जाता, बल्कि इन्होंने फेले खुदाबंदी को अपनी नाकामी और ज़ाती शिकस्त से ताबीर किया था। भारतीय मुसन्नफ शीला रेड्डी ने जिनाह के एक खत का हवाला दिया है जो उन्होंने अपनी दोस्त की बीवी को लिखा। इस खत में जिनाह ने पछतावे का इजहार करते हुए लिखा है कि मरियम बच्ची थी, गलती मेरी है, मुझे इससे शादी करने ही नहीं चाहिए थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह दुनिया में जिस मरियम को अपनी जान से भी अजीज समझते थे, इनसे भी ज़्यादा इन्हें अपने मकसद से, अपने असूलों से और अपने मिशन से प्यार था। मुसलमानों की बेहतरी के लिए हकूक़ की जंग और आखिर में एक आज़ाद रियासत का क़याम कायद की मंजिल थी, जबकि मरियम जिनाह ज़िंदगी की खूबसूरतियों से लुत्फ़ अंदोज़ होने और सैर व तफरीह में शोहर को साथ ले जाने की धुन में नाकाम रहीं। कायद ने ज़ाती खुशी और बीवी की खुशनुदी की बजाय आला असूलों और मुसलमानों की इज्तिमाई बेहतरी को ज़्यादा अहमियत दी और यूँ ज़ाती मोहब्बत को अपने फ़र्ज पर कुर्बान कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मरियम जिनाह सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताएं कि हम आपके लिए इसके अलावा और कौन सी सीरीज़ लेकर आएँ।